हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12 बायोलॉजी का पहला लेक्चर, जिसमें हम आपको बताएंगे यूनिट फर्स्ट जनन अर्थात रिप्रोडक्शन के विषय में। यह यूनिट बोर्ड परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिससे कुल 14 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। साथ ही यह यूनिट मेडिकल परीक्षाओं तथा अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो आइए इस यूनिट में हम सबसे पहले चैप्टर की बात करते हैं, जिसका नाम है जीवों में जनन, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। दोस्तों, मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सबसे पहले हम बात करेंगे जनन क्या है। जनन जीवों की एक ऐसी जैविक क्रिया, विटल एक्टिविटी और फिजिकल और बायोलॉजिकल प्रोसेस है, जिसमें वह अपनी जैसी संतानों को मृत्यु से पहले जन्म देता है, जिससे उसके पीढ़ी की निरंतरता बनी रहे अथवा उसके जीवन का अस्तित्व इस संसार में बना रहे। जीव का जन्म से लेकर उसकी प्राकृतिक मृत्यु तक की अवधि या काल को ही उस जीव का जीवन काल कहा जाता है। संतति अर्थात संतानों में वृद्धि होती है, परिपक्वता आती है तथा इसके बाद वह नई संतति को जन्म देता है। इस प्रकार प्रत्येक जीव में जन्म, वृद्धि तथा मृत्यु चक्र चलता रहता है। हमारी पृथ्वी पर जीवों की लाखों किस्में पाई जाती हैं, जो एक दूसरे से काफ़ी समानता भी प्रदर्शित करती हैं। साथ ही इनमें कुछ अंतर भी देखने को मिलता है। इनकी प्रत्येक किस्म को एक जीव जाति अर्थात स्पीशीज कहते हैं। हमें जीवधारियों के विषय में दो बातें महत्वपूर्ण रूप से याद रखना चाहिए। नंबर 1, यह किसी न किसी जीव जाति का सदस्य होता है। यह अमर नहीं बल्कि मरणशील होता है और एक निश्चित जीवन काल अर्थात आयु के समाप्त होने पर इसकी मृत्यु हो जाती है। साथ ही पृथ्वी से इस जीव का खुद का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे दिए गए कुछ डेटा के विषय में। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, नंबर 5 पे जो बटरफ्लाई होती है उसका जीवन काल सबसे कम मात्र 1 से 2 सप्ताह का होता है, जबकि नंबर 4 पे सिकोया का जो जीवन काल है वो सबसे अधिक 3000 से 4000 वर्षों का होता है। दोस्तों, इस डेटा को आप याद रखिए। हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे जीवों में जनन किन कारणों से होता है। तो काजेज ऑफ रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। तो सबसे पहले क्या होता है, जब जीवधारियों के अंदर जनन की क्रिया शुरू होनी होती है तो उस टाइम पर कोशिकाओं के अंदर जो डीएनए होता है उसमें द्विगुणन अर्थात डुप्लीकेशन प्रारंभ हो जाता है। साथ ही आरएनए तथा अन्य प्रोटीन युक्त रसायन का भी संश्लेषण होने लगता है। कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि होती है और ऐसा कोशिकाओं में विभाजन के कारण होता है। इसी समय प्रजनन अंगों का निर्माण भी होने लगता है और इन समस्त कारणों की वजह से जात की निरंतरता व अस्तित्व सुनिश्चित होता है। कोशिकाओं में ये सारे परिवर्तन पोषण व वृद्धि के कारण तथा कोशिकाओं के परिपक्व होने के कारण ही संपन्न होते हैं। अब हम बात करेंगे जनन की विधियाँ, मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन के विषय में। तो जीवों में जनन की 3 विधियाँ होती हैं। आइए संक्षेप में हम जान लेते हैं। नंबर 1, कायिक या वर्धी जनन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। जनन की इस क्रिया में केवल एक ही पौधे की आवश्यकता होती है, अर्थात यह जनन मात्र पौधों में ही होता है। नंबर 2, अलैंगिक अर्थात एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जनन की यह क्रिया भी एक ही जीवधारी के द्वारा संपन्न होती है, परंतु यह जनन जंतु तथा पौधे दोनों में संपन्न होता है। तीसरे नंबर पे हम बात करेंगे लैंगिक जनन की। जनन की यह क्रिया जंतु तथा पौधे दोनों प्रकार के जीवों में संपन्न होती है, परंतु इसमें दो अलग अलग नर अथवा मादा अर्थात मेल और फीमेल जीवों की आवश्यकता होती है, जो निषेचन की क्रिया के द्वारा
अपने जैसी नई संतति को जन्म देते हैं, परंतु जनन की यह क्रिया कायिक और अलैंगिक जनन से अच्छी मानी जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि लैंगिक जनन में जेनेटिक वेरिएशन होता है, अर्थात आनुवंशिक भिन्नता होती है, जिससे जीवों के अंदर इवोल्यूशन अर्थात जैव विकास संभव हो पाता है। और इसी कारण से लैंगिक जनन में ही खास रूप से ऐसे परिवर्तन होते हैं जिससे नए नए जीवों की उत्पत्ति होती है और संसार में इवोल्यूशन को काफ़ी सहायता मिल जाती है। अब हम बात करेंगे कायिक जनन या प्रवर्धन की विस्तृत में। तो कायिक जनन, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, केवल पौधों में होता है, जो पादप के जड़, तना और पत्ती के वर्धी या कायिक भागों द्वारा संपन्न होता है। कायिक जनन कम विकसित पादपों में होता है, जैसे शैवाल, कवक, ब्रायोफाइटा, जिम्नोस्पर्म तथा टेरिडोफाइटा आदि। ऐसे पौधे जिनमें लैंगिक जनन देर से होता है, अर्थात ये पौधे एंजियोस्पर्म होते हैं, उन पौधों में भी कायिक जनन की प्राकृतिक या कृत्रिम प्रवर्धन विधि कारगर होती है। एंजियोस्पर्म ऐसे पौधे होते हैं जो सबसे ज़्यादा विकसित होते हैं, मतलब उनमें फूल खिलते हैं। वो एकलिंगी और द्विलिंगी दोनों प्रकार के हो सकते हैं। परंतु ऐसे भी कुछ पौधे होते हैं जो एंजियोस्पर्म से तो बिलोंग करते हैं, फिर भी उनमें जनन देर से हो पाता है। इस वजह से जनन जल्दी करने की वजह से या फिर हमें ज़्यादा पैदावार की आवश्यकता होती है, इस कारण से उन पौधों में भी हम कायिक जनन का ही उपयोग करते हैं। इसी कड़ी में अब हम बात करेंगे कायिक जनन के प्रकार, टाइप्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपागेशन। कायिक जनन दो प्रकार का होता है। नंबर ए, प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन, नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपागेशन, और नंबर बी, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपागेशन और रिप्रोडक्शन, दोनों कह सकते हैं। तो आइए इनके विषय में भी संक्षेप में जानते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन अर्थात कायिक प्रवर्धन, कायिक जनन की यह क्रिया स्वतः होती है, जबकि कृत्रिम कायिक प्रवर्धन, इसमें मानव गतिविधियां इन्वॉल्व होती हैं। अब हम बात करेंगे प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन की, नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की। तो पौधों में स्वतः होने वाले कायिक प्रवर्धनों को प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन कहते हैं। यह पौधों के निम्न अंगों द्वारा संपन्न होता है। जैसे कि हम देख सकते हैं, कायिक प्रवर्धन की क्रिया कुछ पौधों में जड़ों के द्वारा होती है। एग्जाम्पल के तौर पे सतावर, शकरकंद, डहेलिया, परवल आदि की जड़ों पर अनेक वर्धी कलिकाएं विकसित हो जाती हैं और ये कलिकाएं अनुकूल परिस्थितियों में नए पौधे को जन्म देती हैं। इसी तरह कुछ पौधों में जनन की क्रिया तनों के द्वारा संपन्न होती है। ये तने भूमिगत तथा अर्धवायवीय दोनों ही प्रकार के तनों द्वारा अथवा तने होते हैं। जनन की यह क्रिया अनुकूल परिस्थितियों में संपन्न होती है, जो अलग अलग पौधों में अलग अलग भागों के द्वारा संपन्न होती है। तो आइए इसमें हम नंबर 1 की बात करते हैं। प्रकंद, राइजोम की। अदरक, हल्दी, केली आदि के प्रकंद में पर्याप्त मात्रा में भोजन संचित हो जाता है। उसके पश्चात अनुकूल मौसम में यह नए प्ररोह तंत्र को जन्म देता है। यदि इनको हम क्या करें, अलग अलग भूमि में मतलब बो देते। अब हम बात करेंगे घनकंद की। यह भूमिगत तने का रूपांतरण है जो भूमि में ऊर्ध्व दिशा में वृद्धि करता है। इन पर भी कक्षस्थ कलिकाएं विकसित होती हैं जो वृद्धि करके वायवीय भाग को उत्पन्न करने का कार्य करती हैं। तीसरे नंबर पे हम बात करेंगे शल्ककंद, बल्ब की। यह प्याज, लहसुन, टूलिप, नरगिस आदि के शल्ककंदों में भोजन शल्क पत्रों में एकत्रित रहता है तथा
तना संघनित होता है, जो अनुकूल मौसम में कलिकाओं से शिशु या फिर नए पौधे को जन्म देने का कार्य करता है। अब हम बात करेंगे कंद की। तो आलू का कंद खाद्य संचय के कारण गोल व मांसल होता है। इसकी सतह पर जगह जगह छोटे छोटे गड्ढेनुमा संरचनाएं देखने को मिलती हैं। इन्हीं को हम आँख कहते हैं। यह अनुकूल परिस्थितियों में अंकुरित होकर नए पौधे को उत्पन्न करती है। आइए नेक्स्ट देखते हैं अंतःभूअस्तारी। पुदीना, गुलदाउदी आदि के अंतःभूअस्तारी में मुख्य तने के भूमिगत भाग में शाखाएं निकलती हैं, जो तिरछी होकर भूमि के बाहर निकल आती हैं और कुछ दिनों पश्चात इन्हीं से स्वतंत्र पौधे का निर्माण हो जाता है। अब हम बात करेंगे ऊपर भूअस्तारी या भूप्रसारी रनर के विषय में। तो कुछ पौधों में तने जो होते हैं वो भूमि की सतह पर क्षैतिज रूप से वृद्धि करते हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं दूब घास, खट्टी बूटी, ब्राह्मी बूटी, शकरकंद। इनकी परसंधियों में अपस्थानिक जड़ें एवं कक्षस्थ कलिकाएं निकलती हैं, जो स्वतंत्र रूप से अनुकूल परिस्थितियों में नए पौधे को जन्म देती हैं। आइए अब हम बात करते हैं भूअस्तारी स्टोलन की। तो इसमें हम देख सकते हैं झुमक लता, अरबी, केला, बेला, चमेली आदि। भूअस्तारी में परसंधियों से अपस्थानिक जड़ें तथा वायवीय प्ररोह निकलते हैं। प्ररोह अर्थात तने। भूअस्तारी के टूटने पर प्रत्येक वायवीय शाखा एक स्वतंत्र पौधा बनाने का कार्य करती है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट पेज की। इसमें हम देखेंगे भूअस्तारिका या भूप्रसारिका ऑफसेट के विषय में। तो कुछ जलीय पौधे जैसे कि जलकुंभी, पिस्टिया आदि के भूअस्तारिका में पर्व छोटे एवं मोटे होते हैं। शाखाओं की परसंधियों से ऊपर की ओर पत्तियों का झुंड उत्पन्न हो जाता है। नीचे की ओर अपस्थानिक जड़ें गुच्छों के रूप में विकसित होती हैं। इनके तने टूटने पर नए पौधे को उत्पन्न करते हैं। आपको पता होना चाहिए कि जलकुंभी को अर्थात आइकॉर्निया को टेरिस्ट ऑफ बंगाल भी कहा जाता है। ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि जलकुंभी जिस भी एक्वेटिक भाग में ग्रो करती है वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और इस कारण से वहाँ पे जो दूसरी एक्वेटिक लाइफ होती है, एक्वेटिक प्लांट या फिर एनिमल होते हैं, उनकी लाइफ काफ़ी डिस्टर्ब हो जाती है। अर्थात ये पूरी तरह से डोमिनेंट हो जाता है बाकी दूसरी एक्वेटिक लाइफ के ऊपर। अब हम बात करेंगे पत्रकलिकाओं या प्रकंदों द्वारा बाइबल्बिल्स। तो इसमें हम देख सकते हैं खट्टी बूटी, रतालू, लिलियम, बुल्बीफेरम, लहसुन, प्याज, ग्लोबा, बुल्बीफेरा आदि। इनमें क्या होता है, कलिकाएं विकसित होती हैं जिनमें खाद्य पदार्थ संचित रहता है और इन कलिकाओं में खास रूप से क्या होता है कि ये जब टूटती हैं तो टूटने के पश्चात ये भूमि पर गिर जाती हैं, जो अनुकूल मौसम के अंदर अपस्थानिक जड़ें विकसित कर लेती हैं और इन्हीं से नए पौधे का निर्माण होता है। अब हम बात करेंगे कि कायिक जनन पत्तियों द्वारा कैसे होता है। तो कुछ पौधों में पत्तियां खाद्य पदार्थों को संचित कर मांसल हो जाती हैं, जो अनुकूल मौसम में पौधे से अलग हो जाती हैं और अपस्थानिक कलिकाएं विकसित करती हैं। जब ये पौधे से अलग होकर नम भूमि पर गिरती हैं तो इन्हीं से नए पौधे की उत्पत्ति हो पाती है। एग्जाम्पल के तौर पे अजोबा, बिगोनिया और केलांचू को देख सकते हैं। अब हम बात करेंगे कायिक जनन की दूसरी विधि अर्थात कृत्रिम कायिक प्रवर्धन आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के विषय में। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, पौधों में स्वयं
मानव द्वारा कृत्रिम रीति से किए गए कायिक प्रवर्धन को कृत्रिम कायिक प्रवर्धन आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं। यह निम्न विधियों द्वारा संपन्न किया जाता है। तो सबसे पहले विधि की बात करते हैं, जिसे कहते हैं कलम लगाना। कृत्रिम कायिक जनन की यह विधि काफ़ी प्रचलित है। इसमें हम क्या करते हैं, 20 से 30 सेंटीमीटर लंबे कलिका युक्त तने को काटकर अनुकूल वातावरण में भूमि के अंदर गाड़ देते हैं। यह खास रूप से गुलाब, गुड़हल, गन्ना, नींबू तथा अनार में उपयोग की जाती है। इस विधि के समय हम IAA अर्थात इंडोल एसिटिक एसिड तथा IBA इंडोल ब्यूटेरिक एसिड के घोल का भी प्रयोग कर सकते हैं। ऐसा करने से कटे हुए भाग में जनन जल्द हो पाता है। अब हम बात करेंगे कृत्रिम कायिक प्रवर्धन की दूसरी विधि, जिसका नाम है रोपण या पैबंद लगाना। इसे ग्राफ्टिंग कहते हैं। इस विधि में हम क्या करते हैं, किसी जड़ सहित कटे हुए तने अर्थात ऐसा पौधा जिसकी जड़ें जमीन में होती हैं, उसे ऊपर से विशेष आकृति में, नुकीली आकृति में खास रूप से काट देते हैं। उसके पश्चात दूसरे पौधे अर्थात सियान को उसके ऊपर लाकर जोड़ देते हैं। तो इसका सिंपल सा आप डेफिनेशन देख सकते हैं, किसी जड़ सहित कटे हुए तने अर्थात इसे स्टॉक बोलेंगे, पर किसी दूसरे पौधे के तने जिसे हम क्या बोलेंगे, सियान ऊपर वाला पौधा होगा जिसे जोड़ रहे हैं, जबकि स्टॉक क्या है, नीचे वाला पौधा जो ज़मीन से लगा हुआ है, जिसकी जड़ें ज़मीन में लगी हुई हैं। उगाने की विधि को रोपण ग्राफ्टिंग कहते हैं। यह विधि गुलाब, सेब, नाशपाती, नारंगी, नींबू, बेर, आम आदि में उपयोग की जाती है। तीसरी विधि है शाखा बंधन इन आर्चिंग की। इसमें हम क्या करते हैं, दो अलग अलग पौधों का उपयोग करते हैं। ये पौधे में एक घटिया नस्ल का तो दूसरा बढ़िया नस्ल का होता है। तो आइए इसको भी देखते हैं। इसमें घटिया जाति के तने अर्थात स्टॉक, जो स्टॉक होगा मतलब नीचे का पौधा होगा जो ज़मीन से लगा है, वो घटिया नस्ल का होगा। पर बढ़िया जाति के पौधे के तने अर्थात सियान को जोड़ा जाता है। यह विधि आम, लीची एवं अमरूद में उपयोग की जाती है। चौथे नंबर पे हम बात करेंगे कली लगाना बडिंग की। इस विधि में बढ़िया जाति के पौधे की एक कली को किसी दूसरे साधारण पौधे के तने पर लगाया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे गुलाब, आड़ू, अंगूर, संतरा, नींबू, बेर, शरीफा आदि। अब हम बात करेंगे अगली विधि की, जिसका नाम है दाब लगाना लेयरिंग। इस विधि में भूमि के निकट वाली शाखा अर्थात जो जमीन से लग रही हो, उस शाखा को हम क्या करेंगे, चाकू की सहायता से उसकी छाल को छील देते हैं। उसके पश्चात लकड़ी के पिन के द्वारा उस कटे हुए भाग या छिले हुए भाग को जमीन के अंदर गाड़ देते हैं या दबा देते हैं, और उस पर थोड़ा थोड़ा पानी गिराते रहते हैं। ऐसा करने से क्या होता है कि कुछ दिनों के पश्चात वहाँ से अपस्थानिक जड़ें निकलने लगती हैं। फिर हम क्या करते हैं, उसे शाखा को काट देते हैं और उसे नए स्थान पर लगा देते हैं। कृत्रिम कायिक की यह विधि सेब, नाशपाती, चमेली, बेला, नींबू, बेर, अंगूर आदि में उपयोग की जाती है। अब हम बात करेंगे बंद लगाना या गुटी बंधन। इसमें वृक्ष की एक स्वस्थ शाखा के बीच से चाकू द्वारा छाल हटा देते हैं। कटे हुए भाग पर गीली मिट्टी लपेटकर मोटे कपड़े या टाट द्वारा बांध देते हैं। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो निचली शाखा होगी पौधे की, उसे चाकू की सहायता से उसकी छाल को हटा देते हैं और वहाँ पे मिट्टी लगा देते हैं और उसे मोटे कपड़े से लपेट देते हैं। फिर उसी के ठीक ऊपर जो शाखा होगी
वहाँ पे एक मटका लटका देंगे। मटके की पेटी में छेद कर देते हैं और उस छेद से एक रस्सी को निकालते हैं, जो नीचे की शाखा जहाँ पे हमने कट लगाया है वहाँ पे रस्सी को अच्छी तरह से बांध देते हैं। फिर क्या करेंगे, मटके के अंदर पानी डाल देते हैं। अब पानी क्या करेगा, थोड़ा थोड़ा बूंद बूंद रिस रिस के कटे हुए भाग पे गिरता रहेगा। ऐसा करने से कुछ दिनों के पश्चात कटे हुए भाग से अपस्थानिक जड़ें निकलने लगती हैं। फिर हम क्या करेंगे, इसे मातृ पौधे से अलग करके नए स्थान पर लगा देते हैं। ऐसा करने से नए पौधे की उत्पत्ति आसानी से हो जाती है। जनन की यह विधि लीची, लौकाट और नींबू आदि के में उपयोग की जाती है। अब हम बात करेंगे कायिक प्रवर्धन से क्या क्या लाभ होते हैं। सबसे पहला लाभ इसमें होता है, निम्न जाति के जो पौधे होते हैं उनसे उत्तम जाति का विकास हो पाता है। दूसरे नंबर पे, कठिनता से जिनमें बीज उत्पन्न होता है उनमें जनन आसानी से हो पाता है। जैसे कि हम देख सकते हैं केला, अंगूर, अनानास और गन्ना जो होता है इसमें जनन देर से होता है। इस वजह से खास रूप से इनमें लैंगिक जनन भी होता है, परंतु लैंगिक जनन देर से होता है। इसी कारण से इनमें कृत्रिम कायिक प्रवर्धन की या कायिक प्रवर्धन की जो विधि होती है वो कारगर साबित होती है। तीसरे नंबर पे बात करेंगे कि जो पौधों की उत्पत्ति होती है वो निश्चित होती है कायिक प्रवर्धन में, और जो नए पौधे होते हैं वो कम समय में उगा लिए जाते हैं। इसी तरह जो पांचवा फायदा होता है कि इसमें पुष्प तथा परागण जैसी कोई आवश्यकता भी नहीं होती है। जबकि जिन पौधों में लैंगिक जनन होता है उसमें फूलों से खुशबू आनी चाहिए, परागण की क्रिया होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो उनमें जनन संभव नहीं हो पाता है। जबकि कायिक जनन में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। इसमें किसी भी तरह से न तो किसी पुष्प की आवश्यकता पड़ती है, न ही परागण की आवश्यकता पड़ती है। मतलब ये आसानी से स्वतः या फिर मानव गतिविधियों के द्वारा हो जाता है। अब हम बात करेंगे कायिक प्रवर्धन से हानियाँ कौन कौन सी होती हैं, तो इसके कौन कौन से डिसएडवांटेजेज होते हैं। तो सबसे पहला जो इससे डिसएडवांटेज होता है कि पौधे दूर दूर तक नहीं फैल पाते हैं। अर्थात हम जब कायिक प्रवर्धन करते हैं तो ऐसी स्थिति के कारण जो पौधे की जो अच्छी नस्ल तैयार करनी होती है या फिर हमें बड़े पैमाने पे इसे दूर दूर तक ले जाना है, तो ऐसा ये संभव इस जनन में नहीं हो पाता है। दूसरे नंबर पे पौधों की जो नई जातियाँ होती हैं वो भी उत्पन्न नहीं होती हैं। और तीसरा नुकसान होता है कि किसी भी तरह का कोई वंश सुधार नहीं होता है, अर्थात जेनेटिक वेरिएशन नहीं होता है, विभिन्नता नहीं होती है, किसी भी तरह से कोई नई प्रजाति या नया पौधा उत्पन्न नहीं होता है। साथ ही जो चौथा नुकसान होता है कि पौधे का कुछ समय के बाद ह्रास होने लगता है, अर्थात पौधे में की जो गुणवत्ता होती है, पौधे की जो क्वालिटी होती है उसमें कमी आने लगती है। उसमें बीजों का आकार छोटा होने लगता है, फलों का आकार छोटा होने लगता है, उसकी पैदावार कम हो जाती है। ऐसी कई सारी प्रॉब्लम्स हम इसमें देख पाते हैं। इसी से संबंधित हम एक अगले टॉपिक की बात करेंगे जिसका नाम है सूक्ष्म प्रवर्धन, माइक्रो प्रोपागेशन। तो पौधे की कोशिका, ऊतक या पौधे के अन्य छोटे भाग से प्रयोगशाला में कृत्रिम पोषण माध्यम तथा नियंत्रित वातावरण जैसे कि प्रकाश, ताप, आर्द्रता में टेस्ट ट्यूब या कंटेनर के अंदर नए पौधे को विकसित करने की प्रक्रिया को सूक्ष्म प्रवर्धन कहते हैं। अर्थात यह भी एक तरह का कायिक प्रवर्धन या फिर जनन ही है, परंतु यह प्रक्रिया हम उस कंडीशन में उपयोग करते हैं जब हमें किसी अलग माध्यम से या फिर किसी नए तरीके से कोई एक दो कोशिका हमारे पास हो जिनमें कायिक जनन हो सकता है उन पौधों की, उसे हम प्रयोगशाला के अंदर उसकी ढेर सारी डुप्लीकेट कॉपियाँ तैयार करते हैं। और ऐसा करने से हम एक दो कोशिका के माध्यम से भी कई सारी कोशिकाएं तैयार कर लेते हैं, जिससे हमें कायिक जनन में भी पौधों की संख्या बढ़ाने में सहायता मिलती है। अब हम देखते हैं सूक्ष्म प्रवर्धन से लाभ क्या होगा।
तो सबसे पहला लाभ इसमें होता है कि अत्यंत कम समय तथा स्थान में अत्यधिक संख्या में पादप प्रवर्धन किया जा सकता है। दूसरा लाभ होता है विकसित पौधों में विषाणु जनित रोग नहीं पाए जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब हम प्रयोगशाला के अंदर कृत्रिम कायिक प्रवर्धन करते हैं तो उसमें अगर किसी भी तरह का कोई डिफेक्ट होता है, कोई कमी होती है, कोई जेनेटिक म्यूटेशन या वेरिएशन होता है, कोई भी प्रॉब्लम्स अगर होती हैं तो उसे हम दूर कर पाते हैं। तो ऐसा करने से जो पौधे के अंदर जो किसी भी तरह का अगर कोई रोग उत्पन्न होने की संभावना होती है तो उसे हम दूर कर पाते हैं। इसी तरह जो एकलिंगी फलयुक्त पौधे होते हैं उनमें मादा पौधे का विकास इस विधि से किया जाता है, जैसे कि पपीता में। चौथे फायदा होता है सूक्ष्म प्रवर्धन द्वारा विकसित पौधे एक ही आनुवंशिक रचना अर्थात जीनोटाइप के होते हैं। तो आइए देखते हैं सूक्ष्म प्रवर्धन के कुल कितने चरण स्टेप्स होते हैं। तो सब इसमें कुल 4 स्टेप होते हैं, मतलब कुल 4 चरणों के माध्यम से हम सूक्ष्म प्रवर्धन या फिर माइक्रो प्रोपागेशन को कंप्लीट करते हैं। तो इसमें सबसे पहला चरण क्या होता है? इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले पादप ऊतक से कृत्रिम पोषण द्वारा कोशिकाओं का समूह अर्थात कैलस तैयार करते हैं। मतलब जो हम लोग क्या करेंगे, कोशिका में सेल डिवीजन करेंगे, मतलब अलग से पोषण देके, अलग से कृत्रिम माध्यम से पोषण उपलब्ध करा के तो कोशिकाओं की संख्या बढ़ेगी। जब कोशिकाओं की संख्या बढ़ेगी तो उसका एक ग्रुप होगा और उसी ग्रुप को कैलस कह रहे हैं। मतलब एक तरह से इसे टिश्यू भी कह सकते हैं, लेकिन इसे कैलस क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसके अंदर नए पौधे को उत्पन्न करने की क्षमता है। दूसरे नंबर पे अर्थात दूसरे चरण की हम बात करेंगे तो इसमें हम क्या करते हैं, कैलस से हार्मोन युक्त पोषण माध्यम में तने व शाखा के विकास को प्रोत्साहित करते हैं। तो जो कैलस हमने तैयार किया है उसे हम हार्मोन्स के द्वारा पोषण प्राप्त करेंगे या पोषण प्रदान करेंगे, जिससे तने या शाखा का विकास होगा। तीसरे चरण में हम क्या करते हैं कि पोषण माध्यम से शाखाओं को अलग कर लेते हैं और उसे दूसरे पोषण माध्यम में स्थानांतरित कर देते हैं, जहाँ पर हम नए पौधे का विकास करते हैं। मतलब जब हम अगले पोषण माध्यम में इसे स्थानांतरित करेंगे तब तक जो कैलस होगा, जो कोशिकाएं होंगी, उससे छोटे छोटे अंकुरण हमें दिखाई देने लगते हैं। अंतिम चरण में हम क्या करते हैं, पोषण माध्यम से नए विकसित पौधे को गमले या खेत में रोपित कर देते हैं। यहाँ पे हम कुछ फिगर्स देख सकते हैं जो कि प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन से संबंधित है। इसमें जो नंबर ए दिया गया है, आलू पोटैटो को दिखाया गया है, जिसमें आईज निकल रही हैं और यही अगर हम किसी दूसरे स्थान पर लगा दें तो इससे क्या होगा, एक नए पौधे का विकास हो जाएगा। इसी तरह से फिगर नंबर बी में आप देख सकते हैं अदरक को, जिसमें नोड्स हैं अर्थात रेखाएं हैं और इन्हीं नोड्स से बड्स कलिकाएं तथा एडवेंटिटियस रूट्स अपस्थानिक जड़ें विकसित होती हैं। अगर हम इसको भी तोड़कर या काटकर अलग स्थान पर लगा दें तो इससे भी एक नए अदरक का पेड़ तैयार हो जाता है। फिगर नंबर डी में हम देख सकते हैं ब्रायोफिलम की पत्ती है जो पोषण ज़्यादा अवशोषित कर लेती है या ज़्यादा पोषण होने पर एडवेंटिटियस बड्स का फॉर्मेशन करने लगती है और जब ये अपनी मात्र पौधे से अलग होती है और नम भूमि पर गिरती है तो अंकुरित होकर नए पौधे का निर्माण करती है। अब हम अगले लेक्चर में बात करेंगे जिसमें हम डिस्कस करेंगे अलैंगिक जनन अर्थात एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के विषय में। तब तक के लिए धन्यवाद।